अच्छी शेयरिंग है तो प्लीज प्लीज अपनी, क्योंकि अब ऑलमोस्ट क्लोजिंग कंप्लीट हो चुकी है। मेरे ख्याल से अभी कुछ ही लोग होंगे जिनका कोई केसेस अभी डिवीजन में, जोन में या सेंट्रल ऑफिस में पेंडिंग हो गए। बाकी ऑलमोस्ट सभी की सब सब मोस्टली क्लोजिंग हो चुकी है। तो यदि किसी के पास कोई अच्छी शेयरिंग है, क्योंकि हमने कुछ जनवरी में कुछ लोगों से बात करी थी और उसमें हमने डिस्कस किया था, उन लोग सब लोगों ने मार्च तक के टारगेट्स लिए थे। तो कोई अपनी शेयरिंग करना चाहता है तो प्लीज अपना डिजिटल हैंड सुनीता चौहान जी का है, प्लीज उनको अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, यस सुनीता जी प्लीज। सर नमस्ते। नमस्ते। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्ते, जय माता दी। वो मेरे को एक शेयरिंग ये करनी थी सर। हमारे गुरु राजेश चेतन सर ये कहते हैं कि मेहनत और मुलाकात कभी बेकार नहीं जाती, तो उसका जीता जागता उदाहरण मुझे मिला है सर। मतलब मेरे को 27-28 मार्च को मैसेज आया व्हाट्सएप में कि मुझे चिल्ड्रन प्लान चाहिए, और वो नंबर भी सेव था मेरे पास। और मैं आपसे 2018 में ग्रेटर नोएडा में एक स्टॉल पे मिली थी, LIC का स्टॉल लगा था सर। तो मैंने उस समय तो ओके कर दिया। बाद में जब शाम को फोन करके पूछा, मैंने बोला सर मैम हम कब मिले थे, तो उन्होंने बोला कि जब इस LIC का जो स्टॉल लगा था ना, तो वहां पे रिफ्रेशमेंट्स का एक अलग से एक एरिया था, वहां आप अपने ब्रांच मैनेजर सर के साथ कुछ खाने पीने आए थे। एंड आई वाज प्रेग्नेंट दैट टाइम, मैं मेरी मदर के साथ थी। आपने मेरे से नंबर शेयर किया था, तो मैंने 2018 में आपका नंबर शेयर किया था। और वो उन्होंने मुझे आफ्टर 4 ईयर कॉल किया, मैसेज किया, उनसे मेरी मुलाकात हुई, और 10,000 पर मंथ की पॉलिसी मैंने जीवन लाभ दी उनको, डन हो गई। सो दिस इज द रियली मेहनत और मुलाकात वाली बात। मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ सर, मेरा तो नंबर भी याद नहीं था कि मैंने सेव किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यही हमारे इस प्रोफेशन की खासियत यही है कि हमें सिर्फ लोगों से मिलना है, अपनी बात करनी है, और रिजल्ट्स की हमें इसलिए चिंता नहीं करनी कि रिजल्ट्स तो अपने आप आएंगे। यदि हम अपनी मीटिंग्स को प्रॉपर करते रहेंगे, लोगों से प्रॉपर मिलते रहेंगे, हम अपने प्रोफेशन को थोड़ा अच्छे तरीके से लोगों को बताते रहेंगे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस अपने आप आएगा। और राजेश चेतन सर की बात ये इस डिस्कशन में बहुत बार हो चुकी है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो वो ऐसा नहीं, उसको यदि उसमें उस टाइम पे रिजल्ट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, उसका इतना मटेरियल नहीं है। बट आप अपना काम करते रहिए। कई बार क्या होता है, उससे रिजल्ट मिलते हैं, कई बार उसकी उस एफर्ट्स की वजह से कहीं और से रिजल्ट मिलते हैं। तो हमारा काम जो है यस सिर्फ एफर्ट्स सर, करने का है। थैंक यू सो मच फॉर यस फर्स्ट सर, हियरिंग, वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू कांग्रेचुलेशन, सो मच सर, थैंक। और कांग्रेचुलेशन। सर एक चीज और मुझे ये मेंशन करना है कि जो FPR, मतलब मुझे ये बताना है कि अगर मेरे को कोई जरूरत पड़ती है तो राजेश राठौर सर, चाहे अतुल सर, धर्मपाल सर, मतलब उनको तो स्पेशल थैंक्स बोलूंगी, उन्होंने मुझे मेरा केस सॉल्व करवाया है, सरिता मैम, मतलब ये FPRT के ऐसे लोग हैं, पवनवीर जी, मतलब मैं जब फोन करूं, मुझे कभी कोई ये नहीं कहता, फोन उठाते हैं और मुझे गाइड करते हैं, मेरी बात को सुनते हैं। मैं एंजाइटी में होती हूँ फिर भी सुनते हैं वो लोग मेरी हर बात को, बार बार कॉल करती हूँ उठाते हैं। मैम रियली दिल से थैंक्स है सर, आप सभी लोगों को सर दिल से थैंक्स है सर। बहुत बढ़िया सुनीता जी, ये प्लेटफॉर्म जो बनाया था, इस प्लेटफॉर्म का पर्पस ही ये था कि भाई लोगों को, हम अपने इंश्योरेंस की फैसिलिटी को कुछ आगे बढ़ाएं और उसमें लोगों को एक दूसरे के साथ हेल्प करके एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। और जो FPRT का हमारा जो मेंबर होगा वो इंडस्ट्री के अंदर एक अलग दिखना चाहिए, यही इस का मिशन था। और आप लोग, यदि आपने कुछ लोगों के नाम लिए, यदि आप कुछ जो बैलेंस लोग भी हैं, यदि आप किसी से उनसे भी बात करेंगे तो FPRT का कोई भी बंदा ये अपना टाइम ऐसा नहीं लगाएगा कि भाई वो आपको अवॉइड करे। जो FPRT में वही नहीं लोग जुड़ सर, पाते हैं रोचक जिन लोगों पुरी का, सर, हाँ, हाँ, जो लोगों का रोचक कुछ, पुरी सर, अशोक कालरा सर की वजह से तो मेरी पॉलिसी हुई, जबकि क्लाइंट ने उनसे बात भी नहीं की, फिर भी हो गई। मतलब काफी नाम है सर, राघव जी हैं, केशव जी हैं, सर के बेटे, ये लोग तो मतलब जो पूछो एक बार में बताते हैं सर, आप सभी लोग ग्रेट है सर। अब इस ग्रेटनेस को थोड़ी सी आपको आगे बढ़ानी है और अपने साथ कुछ अपनी ब्रांच के अच्छे एडवाइजर्स को लेके आइए जो वो भी आगे ग्रो करें। हमारा ये FPRT में भी हमारा जो विजन है, जो बड़ा विजन लेके चल रहे हैं, वो लोग भी साथ साथ जुड़े। क्योंकि देखो, आप जितने लोगों को अपने साथ जोड़ोगे उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ चलती रहेंगी। आज हमने FPRT बनाया, हमें खुद नहीं पता कि कैसे हमारा कॉर्पोरेट क्लब हो गया, तो हमें भी नहीं पता, हम अपना काम करते रहे। लोगों, अब जितना जिसका भी कभी मेरे पास फोन आया है,
मुझे नहीं लगता कि किसी ने कोई भी ऐसा हमारे पास अनआंसर्ड कॉल रहता हो। जिसका फोन आता है उस टाइम पे हम मीटिंग में होते हैं या बिजी होते हैं, लेकिन रिवर्ट करते हैं, हमेशा करते हैं। तो आप लोगों को जोड़ो, ये आपसे विनती है, जो अच्छे हमारी इस इंडस्ट्री को हमें आगे बहुत आगे लेके जाना है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। अगला डिजिटल हैंड सजीव पुरी का है। सजीव पुरी जी को अनम्यूट करिए प्लीज। अतुल जी नमस्कार। नमस्कार। सर मेरी अचीवमेंट ये कि इस मंथ के अंदर मैंने जीआई का 15 लाख से ऊपर का प्रीमियम इकट्ठा आउट कर लिया है, और कल मैंने अभी तक का जीआई का सबसे बड़ा प्रीमियम उठाया 10 लाख प्लस जीएसटी का प्रीमियम कल उठाया। बहुत टाइम लगा, बट वही बात है कि जैसे थे ना सर, हरकत में बरकत है, 6 महीने से फॉलो अप और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जिससे मेरे को रेफर किया था, मैं उनको बार बार ग्रेटिट्यूड शो करता रहा, आगे आगे करते, बड़े बड़े ब्रोकर लगे हुए थे लाइन में। बट कल यहाँ से सीखे हुए कोर्स और प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से कल 10 लाख प्लस जीएसटी का एक सिंगल ही प्रीमियम जीआई में उठाया है, एक बड़ा हॉस्पिटल का। बहुत बहुत शुभकामनाएं सजीव जी। हमें सिर्फ अपने काम को प्यार करना है, हमें अपने काम के साथ कंटिन्यू रहना है और लोगों से मिलते रहना है। और ये रिजल्ट्स आपको अभी 10 लाख आए हैं। अभी मैं आज के जो स्पीकर की जब मैं बात इंट्रोडक्शन दूंगा, जब आपको बताऊंगा कि जीआई में चेक्स कितने के उठते हैं। हम लोगों के तो सपने में भी नहीं होंगे वो चेक्स जो हमारे आज के स्पीकर हैं वो उठाते हैं। अजी जब मैं उनकी इंट्रोडक्शन करूंगा उस बारे में, फिर इसी बार जीआई के बारे में आपको मैं उस टाइम पे बताऊंगा। लेकिन 10 लाख का चेक एक बड़ा जनरल इंश्योरेंस के अंदर एक बड़ा चेक माना जाता है, और वो आप लोग आपने पिछले 6 महीने की मेहनत के बाद उठाया है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी एफपीआरटी परिवार की पूरी विश है कि आप आगे भी बहुत अच्छे प्रीमियम्स उठाएं, और इतने प्रीमियम उठाएं कि आप हमारे एफपीआरटी के मेंबर बन सके। सर बिल्कुल तैयारी में है, पे आउट आने की वेट लग रहा हूँ सर। आपको बताइए, धंधा कर चुका, मेडिक्लेम बढ़िया होगा पिछले महीने, तो बस अब पे आउट। थैंक यू। नेक्स्ट शेयरिंग के लिए मैं हमारे सुरेश अरोड़ा जी को ले रहा हूँ प्लीज। सब भाइयों को नमस्कार और नवरात्रों की सबको बधाई हो। और मैंने मार्च के लिए टारगेट लिया था एफडीआरटी का, तो वो एमडीआरटी मुकाम तक हम इस मार्च में पहुंच पाए, और ये सब जो हम कर पाए, ये जो एनर्जी हम एफपीआरटी की तरफ से हमें मिलती है, तो उसकी वजह से ही कर पाए हैं। और मेरा अब फाइनल फिगर कमीशन की मार्च में मार्च तक 8,96,000 रुपए की आई है, और मेरा गैलेक्सी क्लब भी मतलब क्वालिफाई हो गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं अरोड़ा सर। मैं आज एफपीआरटी के सभी मेंबर्स जो आज अभी अप्रोक्सीमेटली 94 मेंबर्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं, उन लोगों को सुरेश अरोड़ा सर की एक खासियत बताना चाहता हूँ कि मैंने उनके बारे में एक बार पहले भी बताया था कि वो इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले 35-40 सालों से हैं, और उन्होंने अपनी यदि पारिवारिक जिम्मेवारियां सारी पूरी कर ली हैं। उनके पास इस पैशन से काम करने का कोई खास रीजन नहीं है कि भाई क्यों करना है, लेकिन वो आज भी हम लोगों से ज्यादा डेडिकेटेड हैं, आज भी अपनी मीटिंग्स प्रॉपर कर रहे हैं। जब हम अपनी मीटिंग्स प्रॉपर करते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, रिजल्ट्स आते रहेंगे। हम लोग आर गोपीनाथ सर से कुछ ट्रेनिंग ले रहे हैं, सुरेश अरोड़ा सर उसका पार्ट है। हमने 5-6 दोस्तों ने कुछ एक ग्रुप बनाया था, तो यदि किसी और की शेयरिंग, हमने उसमें रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू किया। किसी की रिपोर्टिंग आए या नहीं आए, लेकिन सुरेश अरोड़ा सर की रिपोर्टिंग जरूर आती है कि मैं 3 लोगों से मिला, मैंने 20 कॉल्स करे। तो आप जो बात बोली गई है ना, हरकत में बरकत है। यदि आज इस एज के ऊपर, जिस टाइम पे उन्होंने अपने सारे बच्चे बिल्कुल स्टैब्लिश हो चुके हैं, एक एसबीआई से एक पेंशन आ रही है, उसके बाद एलआईसी से इतने सालों में काम करते हुए एक रिन्यूअल इनकम बहुत बड़ा सॉलिड बेस बन चुका है, आज वो उनको इस सब चीजों को करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इनको सुरेश अरोड़ा सर ने इसको अपना एक पैशन माना हुआ है, इस प्रोफेशन को अपना पैशन बना के माने, और आज भी वो उतनी ही एनर्जी से लोगों से मीटिंग करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत क्या है, वो अपने 3-4-5 किलोमीटर के अंदर काम करते हैं। वो वही बहुत दूर जाके काम करने के में इंटरेस्टेड नहीं रहते। नजफगढ़ का एरिया है, वहीं पे आसपास में 3-4-5 किलोमीटर के अंदर काम करते हैं। और आज हमें जान करके बड़ी खुशी हो रही है कि सुरेश अरोड़ा सर ने जब हमारी जो जनवरी की फर्स्ट क्लास थी उसमें उन्होंने डिक्लेयर करा था कि भाई मैं इस बार 31 मार्च से पहले एमडीआरटी करूंगा, और आज उन्होंने अपनी 31 मार्च से पहले एमडीआरटी करी है। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो चैट बॉक्स में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दें, और उनको ये इतना और बोले कि इस बार उनका टारगेट जो है, सीओटी उन्होंने बहुत बार करी है एलआईसी से, इस बार हमें सुरेश अरोड़ा सर की टीओटी चाहिए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैट बॉक्स में आप लोग सब उनको बधाई दें, और आगे के लिए इसमें इस
बचे हुए 9 महीने के अंदर वो अपनी रिमेनिंग 5 MDRTs कंप्लीट कर सकें, ऐसी उनको विशेष दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। जी को लूंगा और उसके बाद जब हमारी आज की सेशन जब हमारे स्पीकर अपना सेशन कंप्लीट करेंगे और उस टाइम पे यदि टाइम रहा तो हम उसके बाद अगली शेयरिंग जब लेंगे, नहीं तो आज हम अगली शेयरिंग नहीं ले पाएंगे क्योंकि आज के पास जो आज हमारे स्पीकर हैं उनसे हमें बहुत कुछ ज्ञान लेना है क्योंकि बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक लेकर के वो आ रहे हैं। तो मैं पवनवीर जी को कहता हूँ जल्दी से वो अपनी बात शुरू करें और अपना उसके बाद हम फिर आज के स्पीकर की तरफ जाएंगे। पवनवीर जी अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। पवनवीर जी मेरे ख्याल से कुछ हो सकता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पूरी FPRT बोर्ड, अतुल सर, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी। सर सबसे पहले तो पूरी FPRT टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमने अपने कुछ पुराने रिकॉर्ड्स को इस साल ब्रेक कर दिया है और नंबर ऑफ पॉलिसी में तो हम जहां थे उसके आसपास ही हैं, बट हमने प्रीमियम में काफी अचीव किया है इस साल। और इन सब में अच्छी बातें 2-3 चीजें रही सर जो अचीवमेंट्स हुई उनके बारे में बताना चाहूंगा। जैसे जनवरी में मैंने आपको बताया था कि मेरी SIP बुक 10 लाख हो गई थी, जो SIP बुक इस समय बढ़ के 15 से 16 लाख हो गई है और AUM भी 4 करोड़ के पार हो गया है। तो उसी की वजह से मैंने इनका PBC था NJ वालों का, उस पर थोड़ा सा एफर्ट्स किया था। तो मुझे उम्मीद है कि वो मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो गया है। 1-2 हज़ार पॉइंट ज्यादा का ही मैंने बिजनेस कर दिया है, जैसे रिजल्ट आएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। मेरा गैलेक्सी क्लब का फर्स्ट ईयर जो है वो कंप्लीट हो गया है। टारगेट कॉर्पोरेट था और गैलेक्सी हो गया। और सर एक चीज के लिए माफी भी मांगना चाहूंगा कि पूरी FPRT टीम से कि मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं 31 मार्च तक MDRT डन कर दूंगा, बट 3 लाख रुपए प्रीमियम सोट है, मिस हो गया है, जिसे मैं अगली FPRT क्लास में जब आऊंगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं MDRT करके आऊंगा, क्योंकि मेरे प्रयासों में शायद कुछ कहीं कमी रह गई। कुछ ना कुछ ऐसे रीजन रह गए कि मेरी एफर्ट्स कम हुए और वो मेरे से मिस हो गया, लेकिन मैं जल्दी ही उसको अचीव करूंगा। और बाकी FPRT से मुझे इतना सपोर्ट मिला है कि मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं आपका आभार जता सकूं, क्योंकि मैं डे बाय डे जो भी बुक कर रहा हूँ, जो भी ग्रोथ कर रहा हूँ, जो भी चीजें मेरी हो रही हैं, वो सब लोगों से ही सीखता हूँ। FPRT में जो भी लोग आते हैं वो कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट करके जा रहे हैं। मैक्सिमम कंट्रीब्यूट की कोशिश करते हैं, बट हम जितना ले पा रहे हैं। तो सर थैंक यू सो मच, राजेश चेतन सर, अतुल सर और पूरे FPRT बोर्ड को बार बार लाखों बार धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं पवनवीर, आपने अपने पिछले रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और आपने जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर अच्छा काम किया। लाइफ इंश्योरेंस में भी सिर्फ एक, यदि आपने 1 जनवरी में ये डिसीजन नहीं लिया होता कि मैं मार्च में MDRT करूंगा तो शायद ये कमीशन 1 लाख रुपए कम नहीं होता। 3 लाख का प्रीमियम कम होगा तो 1 लाख कमीशन ही तो बचा होगा ना, सिर्फ इतनी सी तो बात रहेगी ना। तो क्या होता है, डिक्लेरेशन के अंदर बहुत पावर है। यदि हम अपनी कोई चीज डिक्लेयर करते हैं तो फिर हमारी ना जिम्मेवारी बनती है कि हमने ये बोला हुआ है और हमें इसका जवाब देना है। क्योंकि जवाब बहुत सारे लोग इसलिए अपने शेयरिंग नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें ना, यदि आज हमने कुछ बोल दिया तो हम और सच मानना। अच्छा पवनवीर, यदि आपने जनवरी में मार्च तक की MDRT नहीं बोली होती तो क्या आपके पास 8 में से 7 लाख रुपए कमीशन आया होता? ये 7 लाख कमीशन भी तो आप ही के पास आया ना, उसका भी इंजॉयमेंट आप ही ने करना है ना। तो आप सब लोगों से, FPRT के सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपनी डिक्लेरेशन करना शुरू कीजिए क्योंकि इसमें बहुत पावर है, बहुत ज्यादा पावर है। आप अपनी बात बोलेंगे सबके सामने तो आपको लगेगा, याद आता रहेगा कि मैंने ये बोला था, मुझे ये करना है। क्योंकि जब तक हमें ये चीज याद नहीं रहे कि हमें क्या करना है तो फिर मुश्किल हो जाती है। नहीं तो दिन तो पूरा निकल ही जाएगा, 8 घंटे सबके निकल जाएंगे, लेकिन हमें ये जरूर ध्यान रखना कि वो हमारे 8 घंटे कहाँ गए हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग भी जब किसी की कोई अचीवमेंट्स होती है तो चैट बॉक्स में आप उसको आगे उनको थोड़ा विशेष दीजिएगा। उससे जो बोल रहा होता है उसको एक मोटिवेशन मिलता है और उसको लगता है कि सारा परिवार मेरे साथ है।
तो अब थैंक यू पवनवीर जी। अब मैं आगे आज के सेशन पे चलना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 17, 18, 19 मिनट हो चुके हैं और 2-3 मिनट हम आज विलंब से शुरू हुए, उसकी भी हमें आप लोगों से पहले भी माफी मांगी, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि गलती रही आज हमारी थोड़ी सी। लेकिन आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो हमारे मेरे तो परम मित्र हैं और हम उनसे पिछले 12-13 सालों से एसोसिएटेड है। यदि मैं आज उनकी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन में इतना सा बोलूं कि जनरल इंश्योरेंस के अंदर मैंने अपने इस 25 साल के कैरियर में किसी इंसान की एक हाई नॉलेज देखी है, तो वो आज के जो स्पीकर हैं वो, इनका नाम श्री इंद्रपाल बिंद्रा जी है। वो है जनरल इंश्योरेंस के वो साइकोपीडिया हैं। उनके पास इतना जनरल इंश्योरेंस में आप खाली मेडिक्लेम की बात नहीं करूंगा, मैं फायर की पॉलिसी, लायबिलिटी पॉलिसी, वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी, आज जो वो डिसेबिलिटी कवर की बात करने वाले हैं, पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी के अंदर कैसे वो 2.5-3 लाख रुपए के एक सिंगल चेक उठाए जाते हैं, मेडिक्लेम के कैसे 7.5-8 लाख रुपए का एक सिंगल चेक उठाया जाता है। जनरल इंश्योरेंस में अभी संजीव पुरी जी ने 10 लाख का चेक उठाया। मैं आज आप इस पूरे सेशन को बताना चाहता हूं कि इंद्रपाल जी ने अभी पिछले महीने ही 75 लाख रुपए का एक फायर का प्रीमियम उठाया था। 75,000 का फायर का प्रीमियम का मतलब होता है करीब 2.5 MDRTs इन वन पॉलिसी। और जहां तक वो लाइफ इंश्योरेंस की बात है, वो सहवाग की तरह से काम करते हैं। वो बहुत ज्यादा बोले वेस्ट करने में बिलीव नहीं करते। यदि बैटिंग करनी है तो वो कोशिश करते हैं कि वो बैटिंग कर बॉल से उसका जो मैक्सिमम यूज हो सकता है वो 6 होता है। यदि वो 6 नहीं मार पाए तो 4 मारते हैं, लेकिन वो सिंगल के अंदर बिल्कुल बिलीव नहीं करते। वो साल में 12-14 पॉलिसीज करते हैं, लेकिन उन 12-14 पॉलिसीज में उनकी एक एमडीआरटी तो फॉर श्योर होती है। अभी रिसेंटली उन्होंने 3 पॉलिसीज में अपनी एमडीआरटी करी है, और वो एमडीआरटी मतलब प्रोड्यूस करके वो आज या कल में सारे डिसीजन आने जोन में जा चुके हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर वो बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, लेकिन जब भी वो काम पे एलआईसी के बात करते हैं तो उनका टिकट साइज, मतलब यदि एवरेज टिकट पॉलिसी का साइज होगा तो 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम होगा। वो उनका काम करने का तरीका है। मैं आज के ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा इंद्रपाल जी को बुलाता हूँ। इंद्रपाल जी हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के थ्रू 12-13 साल से हमारे मित्र हैं, और इंश्योरेंस के अंदर, जनरल इंश्योरेंस के अंदर एक नाम है। जब भी कोई मैक्स बूपा में कोई पॉलिसी डिजाइन होती है तो शायद इंद्रपाल जी के पास फोन जरूर आता है कि हेल्थ में हम ये कर रहे हैं, आप अपना फीडबैक दीजिए। आज हमारे पास डाटाकॉम के अजय अरोड़ा जी नहीं है, लेकिन मुझे याद है जब डाटाकॉम का ये सॉफ्टवेयर अपडेट होता था तो अजय अरोड़ा सर का और इंद्रपाल जी का डायरेक्ट 1-to-1 डिस्कशन होता था इस सॉफ्टवेयर में कहाँ क्या क्या चीजें और करनी है। तो एक ऐसी शख्सियत से मिलने का हमें मौका मिला है, और मैं पूरे एफपीआरटी परिवार की तरफ से इंद्रपाल जी का स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी आज के सेशन में आने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। ओवर टू इंद्रपाल बिंद्रा जी। नमस्कार साथियों और दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है आपको? क्लियर है? यस सर, प्लीज। धन्यवाद अतुल भाई इंट्रोडक्शन के लिए। ऐसा नहीं है सर, मैं आप सबके साथ का ही पर्सन हूँ और कुछ अलग नहीं है। जैसा सब आप लोग काम करते हैं, आप लोग से कम ही काम करता हूँ और आप सबसे सीखता रहता हूँ। जैसे मैडम और पवन जी शेयरिंग कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था सुन करके और मैं सीख रहा था। सर आपकी ना आवाज में थोड़ा स्लो आ रहा है, ऐसा क्यों है? क्या आ रहा है? थोड़ा मतलब ऐसा आवाज, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई वायर हिली हुई है कुछ ऐसा करके। 1 मिनट, मैं जरा दोबारा कनेक्ट करता हूँ। सर आप हेलो इंद्रपाल जी, अभी बेटर है? आप एग्जिट मत कर लेना गलती से भी, क्योंकि 100 फुल हो चुके हैं, फिर आप एंट्री नहीं ले पाएंगे। क्या अभी बेटर है क्या? थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा बेटर। चलिए सर, चलिए। अतुल जी मैं नहीं सुन पा रहा आपको, आपका म्यूट है। अरे आइए सर, प्लीज आगे सेशन कंटिन्यू करिए। नहीं, ये आवाज ठीक है? अभी आवाज ठीक है? आ तो रहा है, स्नो तो आ रहा है, लेकिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी हम यदि इसमें लग गए तो फिर ये टाइम जो बचा हुआ है ये भी चला जाएगा। ओके। सर कंटिन्यू करिए। मैं कर रहा हूँ। मेरे को जरा राजेश जी जरा स्क्रीन शेयरिंग के राइट राठौर साहब स्क्रीन शेयर करिए प्लीज। शेयर के राइट दे रखे हैं आपको? दे रखे सर, दे रखे। नहीं, वो आ रहा है होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। अभी करता हूँ।
देखो अब आ गया। आ गया। जैसा सब आप देख रहे हैं, इसमें स्क्रीन चेंज नहीं हो रही राठौर जी। आ रही है, दिख रही है। पालीवाल जी मैंने 2 बार कर लिया ये इजेक्ट करके इंसर्ट करना, लेकिन शायद कुछ है इशू। स्क्रीन चेंज नहीं हो रही सर। राठौर जी, इंद्रपाल जी, ये स्क्रीन, ये आप अपनी पीपीटी व्हाट्सएप पे राठौर जी को दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, एक ना मैं और एक बार देख लेता हूँ। हाँ जी, प्लीज प्लीज। ये कह रहे हैं प्रेस F5 करना पड़ेगा कुछ। F5 तो कर लिया मैंने, मेरे दूसरे स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ। आप जो शेयर कर रहे हो ना, वो आप एक पार्ट शेयर करो, आप फाइल को शेयर करो एडवांस में जाकर के। ओके, हम सीधा बात करता हूँ मैं। जैसा अतुल जी ने बताया ना कि हम आज बात करेंगे डिसेबिलिटी और पर्सनल एक्सीडेंट की बात करी है उन्होंने। देखिए, हम सब इंश्योरेंस का काम करते हैं और हम बेचते ही वो चीज है कि अगर इंसान को कभी अपनी जिंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको कवर कर सके, वो अपनी फैमिली को महफूज रख सके, फाइनेंशियली सपोर्ट दे सके और उसको कवरेज मिल सके। यही हमारा बेसिक प्रोडक्ट रहता है। चाहे हम लाइफ इंश्योरेंस बेचें, जनरल बेचें, तो जनरल में हमने उसको उसकी मशीन्स के लिए कवर दे दिया, हमने उसको पेंशन दिया तो पेंशन में उसकी ओल्ड एज को कवरेज दे दी। तो यही हमारी मेजरली यही हमारी रहती है कोशिश कि हम यही प्रोडक्ट देते हैं हम सारे लोग। आज हम पर से सबसे ज्यादा बात करेंगे डिसेबिलिटी के ऊपर में, और डिसेबिलिटी पे आने के लिए मेरा इंट्रोडक्शन तो दे चुके हैं। मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है और मैं भी आप ही की तरह का एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। तो उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर इंसान आपके पास हैंड्स फ्री लगा रखा है क्या आपने? मैंने तो हैंड फ्री हाँ लगा रखा है। थोड़ा सा अपना माइक को मुंह के पास अतुल भाई, थोड़ा सा आवाज अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है क्या? यस। अतुल भाई, ये 2 जगह से लोग इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, मैं लेकिन 2 जगह से अलग अलग लॉकडाउन हूँ और एक जगह पे म्यूट है सब कुछ। कंटिन्यू करिए सर, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। ओके, देखिए मैं अब थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस पूछ लेता हूं। आप और हम क्या जानते हैं? हम जीने के लिए हमें, पालीवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके, लेट मी सी। अभी बेटर है मेरी आवाज? यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओके, चलो इस बार इजेक्ट करके लगाने से काम बन गया। ये जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे, चाहे हमारे कस्टमर हो, हम हो, हमारे जानकार हो, हमारे दोस्त यार हो, पूरी सोसाइटी आज जो हम इस दुनिया में विचर रहे हैं वो एक लिविंग के लिए विचर रहे हैं, है ना। हमें अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है। अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए हमें अपने लिविंग के लिए हम पैसा कमाते हैं, उसके लिए काम करते हैं और उसी तरह से अपना भरण पोषण करते हैं। इसी ये अब जब जैसे मैंने कहा कि नीड्स ऑफ लिविंग है, तो नीड्स ऑफ लिविंग पूरी होती है पैसे से। पैसा आएगा तो हमारी सारी जरूरतें पूरी होती चली जाएंगी और जैसे जैसे हम मेहनत करते रहेंगे वैसे वैसे हम पैसा कमाते रहेंगे। और भगवान ना करे कभी इस फ्लो ऑफ मनी जो है हमारा, उसमें कोई गड़बड़ आ जाए तो हमारे को प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी फैमिली को प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये फ्लो ऑफ मनी का डिस्टर्ब होना कुड बी टेम्पररी
कुड बी परमानेंट, है ना, और टेम्पररी में कुछ छोटे ड्यूरेशन के लिए हो सकता है, महीने 2 महीने 3 महीने के लिए हो सकता है, और कभी ज्यादा भी हो सकता है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं सब आप जानते हैं। डेथ, तो डेथ तो मैं समझता हूँ यहाँ जितने लोग हम बैठे हैं आज इस मीटिंग में, पिछले जितने समय मेरे ख्याल से फ्रेज हम सबने यूज किया हुआ है, आप मर गए तो क्या, आप मर गए तो क्या, और उसके बेसिस पे हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज भेजी हुई। लाइफ इंश्योरेंस जब बेचते हैं तो हम फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म में आता है कि राइडर है उसमें। एक हम बात करते हैं क्रिटिकल इलनेस की, कि नहीं मरे लेकिन कोई क्रिटिकल इलनेस हो गया तो क्या। अब मेजरली हम लोग क्रिटिकल इलनेस के वजह से हुई डेथ को तो हम कवर कर देते हैं, लेकिन अगर क्रिटिकल इलनेस हुआ तो उसको हम थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। उसके 2-3 कारण रहे हैं पिछले कुछ सालों में। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में या LIC ऑफ इंडिया परसे में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहा कि क्रिटिकल इलनेस का कोई एक स्टैंडअलोन प्रोडक्ट हो, राइडर के रूप में बिका। पहले 25 लाख रुपए होता था, वो भी हम लोग अवॉइड करते थे देना, क्योंकि द मोमेंट आप क्रिटिकल इलनेस राइडर को ऑप्ट करेंगे प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद उसकी मेडिकल कंडीशंस के वजह से अंडरराइटिंग चेंज हो जाती है, मेडिकल टेस्ट बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों ने इस चीज को अवॉइड करा है कि हम जहां पे इजीली उस प्रपोजल को गो थ्रू करा के पास करा सके, हमने वो काम किया। क्रिटिकल इलनेस अगर मैं बात करूं तो क्रिटिकल इलनेस वो होती हैं जो मेजर बीमारियां होती हैं कि जिनके वजह से उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। या तो उसको बहुत बड़े पैसे लगने वाले हैं अपना इलाज कराने के लिए, या ये भी हो सकता है कि इलाज कराने के बावजूद उसकी जान ना बच पाए, जैसे कैंसर, पैरालिसिस, मेजर ऑर्गन का किसी का फेलियर होना। ये सारी क्रिटिकल इलनेसेस हैं। किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर में तो आदमी बचता नहीं है, लेकिन जैसे लीवर, किडनी, ये सब मेजर ऑर्गन्स हैं, इनका जिसमें कोई बड़ी बीमारी आ जाना, तो इसमें पैसे भी बहुत लगते हैं और शायद कभी कभी पैसे के बावजूद जान नहीं बचती। आज मैं अपना सब्जेक्ट ज्यादा डिसेबिलिटी पे रखूंगा। क्रिटिकल इलनेसेस में एक इलनेस ऐसी होती है जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं। नॉर्मली उसमें आदमी डिसेबल हो जाता है अगर बहुत ज्यादा पैरालिटिक अटैक ज्यादा बड़ा आ जाए कि उसकी मूवमेंट नहीं हो रही। कई बार छोटे अटैक्स होते हैं या कुछ समय के बाद वो आदमी की मूवमेंट शुरू हो जाती है, वो धीरे धीरे काम करना शुरू कर देता है, वो चल जाता है। अब हमारे बीच के पॉलिटिशियन हैं महाराष्ट्र के, आप लोग सब देखते हो, भले उनको आज बोलने में दिक्कत होती है लेकिन वो बड़े एक्टिव हैं आज भी पॉलिटिक्स में। उन्होंने अपने आप को मतलब डिसेबिलिटी से, इलनेस से बाहर निकाल दिया। अब डिसेबिलिटी पे अगर आते हैं हम, तो डिसेबिलिटी कितनी तरह की हो सकती है। एक तो डिसेबिलिटी सब हम जानते हैं परमानेंट होगी, और परमानेंट अगर हो गई डिसेबिलिटी तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो मान लीजिए किसी का कोई अंग कट गया, अब वो जोड़ा नहीं जा सकता। एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया, या दोनों पैर कट गए, दोनों हाथ कट गए, तो उसको जोड़ा नहीं जा सकता। तो वो परमानेंट इन नेचर है, उसको रिवर्स नहीं कर सकते आप, इसलिए उसका नाम परमानेंट है। कि वो हमेशा जब तक जिंदा रहेगा तब तक परमानेंटली डिसेबल रहेगा। परमानेंट में हमने बात की तो उसमें 2 तरह की हो सकती है परमानेंट डिसेबिलिटी। एक टोटल, कि अब वो बिल्कुल भी बेड रिडन हो गया, कुछ नहीं कर सकता वो आदमी। लेकिन एक हो सकता है कि उसको पार्शियली कोई तरह की डिसेबिलिटी थोड़ी सी हुई है, एक उंगली कट गई है, पार्शियल है, बट आगे जिंदगी अच्छी चलेगी। इसके साथ साथ कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं वो टेम्पररी इन नेचर होती है। तो आज जो मैं बात आपसे करूंगा वो मेजरली फोकस करूंगा डिसेबिलिटी के ऊपर में। डिसेबिलिटी के साथ साथ डिसेबिलिटी, जैसे मैंने बताया कि हमको इलनेस की वजह से भी डिसेबिलिटी हो सकती है, लेकिन वो जो डिसेबिलिटी इलनेस की है वो मेजरली एक ही बीमारी आज तक देखी गई है जिसकी वजह से कोई डिसेबल हो जाता है, या डेफनेस हो जाए तो वो डिसेबल हो सकता है। लॉस ऑफ आईसाइट हो गई, वो सब डिसेबिलिटी हो जाती है, बट वो बीमारियों की वजह से बहुत कम है। बट मेजरली एक्सीडेंट एक कारण रहता है कि वो किसी को डिसेबल करने में उसका रोल ज्यादा रहता है। और एक्सीडेंट जो है वो सिर्फ महज रोड एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट सीढ़ी से गिरने को भी हम एक्सीडेंट बोलते हैं, बैठे हुए हैं ऊपर से पंखा गिर गया उसको भी हम एक्सीडेंट बोलते हैं, बेड से गिर गए उसको भी एक्सीडेंट बोलते हैं। एनीथिंग, एनी इवेंट जो हो रहा है वो किसी बाहर के फोर्स के वजह से हो रहा है।
हमने उस पर कुछ नहीं किया, कोई और चीज, कोई और एक इवेंट हुआ जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट कॉज हुआ, और एक्सीडेंट कॉज होने की वजह से हमारे को उसका इफेक्ट जो आया वो डिसेबिलिटी के रूप में आया। अब वो डिसेबिलिटी चाहे परमानेंट हो, चाहे टेम्पररी हो, चाहे पार्शियल हो, चाहे फुल हो। तो हम आज मेजरली इसी के बारे में बात करें। अब हम अगर लाइफ इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट देखते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस में हम मेजरली क्या कवर करते हैं? डेथ कवर करते हैं। डेथ के साथ हम राइडर के रूप में हम सब डबल एक्सीडेंट बेनिफिट या एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर या क्रिटिकल इलनेस ये उसमें ऐड ऑन कर देते हैं। और अगर मैं आज के डेट में भी 1 करोड़ रुपए की मैक्सिमम लिमिट होती है हर मेजर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, चाहे वो LIC हो या दूसरी कोई कंपनीज भी आ रही है, वो भी 1 करोड़ रुपए का ही एड ऑन देती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी को 2 करोड़ का सम इंश्योर्ड भी प्रपोज कर दिया, 1 करोड़ से ऊपर प्रपोज कर दिया और उसकी पुरानी कोई इंश्योरेंसेस नहीं है, तो भी उसको एक्सीडेंटल राइडर जो है वो 1 करोड़ का ही दे सकेंगे, इससे ऊपर नहीं दे सकेंगे। तो 1 करोड़ तक तो दोनों बराबर बराबर हो गए, लेकिन द मोमेंट 1 करोड़ से ज्यादा का सम इंश्योर्ड उस पर्सन का हो गया, उस लाइफ का हो गया, तो उसका एक्सीडेंटल राइडर से अब नाता खत्म हो जाता है और उसका कवरेज भी वहां पर लिमिटेड हो गया। तो डिसेबिलिटी एज अगर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हम इसमें पर्सनल एक्सीडेंट पे ही फोकस करेंगे। अब पर्सनल एक्सीडेंट क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि पर्सनल एक्सीडेंट जो एक प्रोडक्ट है वो एक स्टैंडर्ड लोन प्रोडक्ट है। वो एकदम डिसेबिलिटीज, एक्सीडेंटल से हुए कॉजेस को, उसके उसके इफेक्ट्स को ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कवर करता है, क्योंकि जो हम राइडर देते हैं वो मेजरली 2 चीजें कवर करता है। लाइफ इंश्योरेंस में आप सब जानते हो कि हमने अगर 1 करोड़ की पॉलिसी दी, 1 करोड़ का राइडर उसमें एक्सीडेंटल का लगा दिया, डिसेबिलिटी का लगा दिया, तो वो क्या कवर करेगा? अगर डेथ हो गई तो 1 करोड़ सम इंश्योर्ड प्लस बोनस उसको बेस पॉलिसी दे देगी और राइडर उसको 1 करोड़ रुपए दे देगा। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह से अगर उसकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, तो वो क्या करेगा? आपको बेस प्रीमियम का वेव ऑफ कर देगा। अब आपको प्रीमियम आगे भरने की जरूरत नहीं होगी। जो सम इंश्योर्ड आपने चूज किया था उसका 10% अगले 10 सालों तक वो पे करता रहेगा और बिना प्रीमियम दिए हुए पॉलिसी आगे चलती रहेगी और बेस कवर भी उसमें जिंदा रहेगा और उसमें बोनसेस भी आते रहेंगे। लेकिन अगर किसी इंसान के पास में लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है और उसका डिसेबिलिटी हुआ, एक्सीडेंट हुआ, डेथ नहीं हुई, तो लाइफ इंश्योरेंस कुछ नहीं करेगी LIC की पॉलिसी। अगर उसकी डिसेबिलिटी हुई लेकिन डिसेबिलिटी भी टोटल नहीं है, वो भी कुछ नहीं करेगी। तो उस केस में उसको क्या होगा? उसके कमाई पे तो इफेक्ट आएगा, उसकी सेहत पे तो इफेक्ट आएगा, लेकिन साथ के साथ उसकी पॉलिसी चूंकि वो कवर नहीं करती, उसको प्रीमियम भी भरना पड़ेगा आगे अपनी पॉलिसी का कवर रखने के लिए। इसलिए मेरा ये मानना है कि जैसे हम अपनी थाली में हर चीज लगाते हैं, रोटी दाल चावल सब कुछ खाते हैं, ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस में राइडर ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी आपको अलग से देना है, देना शुरू कर देना चाहिए। जो दे रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जहां इंक्रीज कर सकते हैं वहां इंक्रीज करिए। पुराना जमाना अगर हम याद करें, जहां सरकारी इंश्योरेंस कंपनी होती थी, वहां से 5-7 लाख रुपए से ऊपर का कवर लेने के लिए डिवीजन और जोन भागना पड़ता था, बहुत तरह के कागज लगाने पड़ते थे और वो भी मिन्नतें करनी पड़ती थी। अगर किसी ने 1 करोड़ 2 करोड़ का सम इंश्योर्ड डाल दिया, एलिजिबिलिटी होने के बावजूद मिलता नहीं। आज इंश्योरेंस कंपनी बड़ी ओपन है, बाजार में 10-10 करोड़ रुपए तक के प्लान अवेलेबल हो गए हैं, बहुत कुछ कवर दे रहे हैं। और जैसा अतुल जी ने बोला ना कि बड़े चेक्स आते हैं, जब आप अच्छी तरह इस प्रोडक्ट को समझ लेंगे, तो इसको मार्केट में आप अपने कस्टमर्स को देना शुरू करेंगे, तो मैं समझता हूँ जितना LIC का प्रीमियम आता है ना, लाइफ पॉलिसी का जो बड़ा प्रीमियम आता है, वैसे प्रीमियम पर्सनल एक्सीडेंट के आते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एक्सीडेंटल डेथ तो कवर करता ही करता है, लेकिन साथ में वो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी को भी कवर करता है। ये दोनों चीजें हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी कवर्ड है अगर हम एज अ राइडर देते हैं तो। लेकिन यहां से कहानी अलग शुरू हो जाती है। ये परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी को भी कवर करता है। परमानेंट है इन नेचर बट टोटल डिसेबिलिटी नहीं हुई, पार्शियल डिसेबिलिटी। ये टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट को भी कवर करता है, जिसको हम नॉर्मल रूटीन में कॉमनली देखें। किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। अब हॉस्पिटलाइज्ड है तो वो
डिसेबल्ड है एक तरीके से, जब तक उसका इलाज नहीं हो रहा। उसके लिए हो सकता है 1 महीना लग जाए, हो सकता है 2 महीने लग जाए, वो हॉस्पिटलाइज रहेगा। उसके ऊपर हो सकता है कुछ सर्जरीज होंगी, उसको हो सकता है कुछ प्लास्टर्स वास्टर्स और कुछ उसके ऊपर में मान लीजिए ज्यादा चोटें लगी हैं, हड्डियां टूटी हैं, तो और भी इलाज होगा। ये भी हो सकता है कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उसको फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने कह दिया जी साहब 4 हफ्ते का फ्रैक्चर है, अब आपको घर में रहना है, तो वो टेम्पररीली 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते के लिए डिसेबल्ड है, लेकिन वो अभी बिल्कुल टोटल डिसेबल्ड में हम गिन लेंगे उसको टेम्पररी। यहां पे भी हम इसको कवर देते हैं। अब अगर मैं टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट को थोड़ा सा और डिटेल में आपसे बात करूं, तो आप देखेंगे कि कितना फर्क आ चुका है अब मार्केट में स्टैंड अलोन प्रोडक्ट का। पहले एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता था, तो अब धीरे धीरे कंपनीज एडवांस होती जा रही हैं। हर कंपनी ने तकरीबन अपने प्रोडक्ट नए कर दिए हैं। अब अगर किसी के पास में अपना हेल्थ इंश्योरेंस है अलग से या नहीं है, उसके एम्प्लॉयर ने उसको हेल्थ इंश्योरेंस दिया है या नहीं दिया, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर उसने पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में जितने राइडर्स, जितने तरह के प्लान और जो फीचर्स अवेलेबल है, अगर उसने सब प्लान और फीचर ऑप्ट कर लिए, तो इवन उसकी अपनी पॉलिसी से वो क्लेम ना करे, क्लेम तो वो किसी एक पॉलिसी से कर सकेगा, जब तक उसका सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट नहीं हो जाता वो तब तक दूसरी जगह नहीं जा सकता, लेकिन अपनी पॉलिसी से वो चाहे तो हेल्थ इंश्योरेंस से, और नहीं तो अपनी जो एक्सीडेंटल पॉलिसी ली है जिसमें एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन भी उसने अगर कवर कराया है, तो वो भी कवर उसको मिल जाएगा। ये बिल्कुल हेल्थ इंश्योरेंस की तरह चलता है। सिर्फ फर्क इतना ये है कि यहाँ पे क्लॉज ये है कि अगर एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो हम ये कवर यहाँ से इस पॉलिसी से दे देंगे। नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो बीमारी की वजह से भी दे देते हैं, एक्सीडेंट भी वहां देते हैं, वहां बीमारी भी देते हैं। यहाँ पे बीमारी वर्ड हट गया, तो एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन के हम दे रहे हैं, जहाँ वही वैसे ही जैसे पॉलिसी चलती है कि 24 घंटे उसको रहना पड़ेगा, उसको कवर मिलेगा। लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वो हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, लेकिन उसको ओपीडी में ही ट्रीटमेंट कराना पड़ा, वो भी हम कवर करेंगे, जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता ओपीडी। जैसे कि नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसीज होती हैं, हेल्थ पॉलिसीज, उसमें प्री और पोस्ट होता है, तो इसमें भी चूंकि अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो प्री और पोस्ट भी देंगे। नो क्लेम बोनस भी अब आ गया। रीफिल या रीस्टोर जो हम लोग कॉमनली बात करते हैं, वो भी प्रोडक्ट इसमें फीचर अवेलेबल हो गए, और ये सारा कुछ कैशलेस भी हो गया। तो आप देखिए कि कैसे एडवांस हो गया कि जो हेल्थ इंश्योरेंस में चीजें होती थी, जो एक नॉर्मल मेडिक्लेम पॉलिसी में जो चीजें की हम बात करते थे कि कैशलेस मिलेगा जी, रिफिल मिलेगा जी, रीस्टोर मिलेगा जी, आप क्लेम नहीं लेंगे तो बोनस भी मिलेगा, आपको प्री पोस्ट भी हम कवर कर देंगे, वो सारा कुछ अब एक्सीडेंटल पॉलिसीज तक में आने लग गया। थोड़े से और फीचर्स की बात करते हैं। एक्सीडेंट हो गया, बंदे ने इलाज कराया, उसके बाद उसको घर भेज दिया गया कि साहब आपको अभी और 4 महीने घर पे ही रहना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति है तो घर में आप एक बेड लगा लीजिए और समझ लीजिए घर के कमरे को आप आईसीयू में कन्वर्ट कर लीजिए, तो उसका पैसा भी पॉलिसी सब मिलने लगा। नर्स की आपको जरूरत पड़ेगी जी, तो नर्स का भी पैसा आपको मिलने लगेगा। आपको ब्लड चढ़ाना है घर पे भी या हॉस्पिटल में भी, तो भी हम उसका पैसा अलग से देंगे आपको। आपको फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, रेगुलरली थोड़े दिन करानी पड़ेगी, महीने 2 महीने 15 दिन करानी पड़ेगी, हम उसका भी आपको पैसा देंगे। तो ये सारे फीचर्स हैं, एक एक करके आप उसको टिक करते जाएंगे कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। प्रीमियम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेगा अनडाउटेडली, लेकिन हम इतना कुछ उसको कवर दे पा रहे हैं, क्योंकि आज भी मेडिक्लेम की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज चल रही हैं हमारी पीएसयू वगैरह से, जहाँ पे फिजियोथेरेपी कवर नहीं करता। तो इलाज तो हमने कवर कर दिया और फिजियोथेरेपी नहीं कवर करा, तो अगर हम ये दिया हुआ है अपने कस्टमर को, तो वो फिजियोथेरेपी भी कवर करेगा। फाइनेंशियल गाइडेंस जैसे आप सबसे नीचे देख रहे हैं, ये क्या कहता है कि मान लीजिए एक पर्सन की डेथ हो गई, अब डेथ हो गई तो उसकी फैमिली को गाइडेंस थोड़ा चाहिए, उसको पैसे तो मिल गए। मान लीजिए किसी का 5 करोड़ कवर था, 1 करोड़ रुपए के उसकी लाइफ इंश्योरेंस चल रही थी, उसको 6 करोड़ 6.5 करोड़ रुपए आ गए उसके घर पे, डेथ हुई और पैसे आ गए। अब वो पैसे कहाँ लगाएं, कहाँ लगा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये भी एक गाइडेंस के रूप में कंपनी एक सेशन कराती है आजकल। ठीक है साहब, हमारा पर्सन आएगा, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि आप क्या खरीदें, आप क्या नहीं खरीदें, बट ही विल ओनली प्लेन एंड सिंपली गाइड यू कि क्या चीजें अवेलेबल हैं, आपको अपने पैसे को कैसे सेफली आगे रखना है। जो काम हम भी करते हैं, ये काम आपको एक्स्ट्रा कवरेज के रूप में कंपनी से भी मिलने लगता है। ऐसे ही आप देखेंगे लोगों ने लोन लिए होते हैं, अगर आपने उसमें कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे दीजिए, तो जो आपने लोन ले रखा है उसको भी अलग से प्रोटेक्शन का प्रावधान आ गया है। एडवेंचर स्पोर्ट्स, बंजी जंपिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया,
आपका स्कूबा डाइविंग हो गया, आपका और तरह के 2-3 एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जिसको आप देखेंगे कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करती है। नो इंश्योरेंस पॉलिसीज, इवन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसीज नॉर्मल रूटीन पे एडवेंचर स्पोर्ट को कवर नहीं करती है। आप और हम बच्चों के साथ ये जो एडवेंचर वाले पार्क्स होते हैं वहां जाते हैं, वो जो राइड्स होती हैं वो कवर्ड है, लेकिन अगर वहां बंजी जंपिंग कर रहे हैं तो वो कवर्ड नहीं। अगर हम कहीं इंटरनेशनल ट्रिप पे या गोवा वगैरह गए, वहां स्कूबा डाइविंग कवर कर रहे हैं तो वो कवर नहीं होती। तो यहाँ वो अगर किसी कोई ऐसे हमारे में से लोग हैं, हमारे कस्टमर लोग हैं जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको लगता है कि नहीं मेरा ये रिस्क है जो अलग जगह कवर्ड नहीं है, बट मैं ये कवर कराना चाहता हूँ, तो ये कवर करा सकते हैं। नॉट ओनली दिस, मान लीजिए किसी की पॉलिसी चल रही है और वो रिन्यूअल आ रहा है और उसको लगता है कि नहीं मैंने प्लान किया था कि मैं 2022 में जब जाऊंगा यूरोप का ट्रिप पे तो मैं वहां पे ये कोई एबीसी एडवेंचर स्पोर्ट मैंने वहां करना है, लेटर से कि मैंने स्काई डाइविंग करनी है, तो उसने प्लान किया हुआ है। वो 1 साल के लिए पॉलिसी पे इस राइडर को उसने ऐड कर दिया, 1 साल के लिए वो एडवेंचर स्पोर्ट का उसने प्रीमियम भरा, 1 साल के पीरियड के लिए वो एडवेंचर स्पोर्ट कवर्ड रहेगा। वहां से वो गया, वहां उसने डाइविंग करी, डाइविंग करके वो वापस आ गया, सही सलामत है। अगले साल उसका कोई ऐसा प्लान नहीं है, अगले साल उस राइडर को डिसकंटिन्यू करते, उसका प्रीमियम देने की जरूरत नहीं। तो जब आप उस रिस्क एक्सपोजर में आने का आपको लग रहा है आप आ रहे हैं, तो आपने वो पीरियड पे उस पीरियड पे राइडर को ऐड कराया, और राइडर को ऐड कराने के बाद आपने अगले साल अब लगता है कि ये शौक पूरा हो गया, अब कोई शौक नहीं बचे, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, तो आप उसको हटा देते हैं। कंपैशनेट विजिट मिलने लग गया है जो नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस में मिलता था। कंपैशनेट विजिट वो है कि मान लीजिए एक इंसान किसी दूसरे शहर में एक्सीडेंट हो गया, वहां वो पड़ा हुआ है और घर से किसी सदस्य को जाना है, तो उसको वहां जाने तक का खर्चा ये दिया जाता है। अलग से मंथली नीड्स के रूप में अब पैसे आने लग गए कि आप को हम इवेंचुअलिटी तो हो गई है, उसको जो हमने कवरेज देनी है वो तो देंगे, लेकिन अभी आपको फिर से लाइफ स्टार्ट करनी होगी, थोड़ा सा रुकावट लग गया है, तो 2-3 महीने के लिए आप परेशान ना हो, आप इसी पैसे में से वो 2-3 महीने के अपने मंथली नीड्स को ना यूज करें, हम आपको अलग से इसका भी पैसा दे देंगे। बच्चों की एजुकेशन अगर आप ऐड कराते हो कि अगर एक्सीडेंट तो हुआ, एक्सीडेंट से मुझे 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए मेरे नॉमिनी को मिल जाए, लेकिन मेरे बच्चे माइनर हैं, उनके एजुकेशन का कवर मेरे को कुछ मिल जाए, वो मिल जाएगा। एजुकेशन में बच्चों को काउंसलिंग वो मिल जाएगी। बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, पेरेंट्स की अचानक डेथ हो गई या उसकी डिसेबिलिटी हो गई है, मतलब ये पॉलिसी बेस्ड पॉलिसी अगर ट्रिगर कर जाए, तो उसको प्लेसमेंट के लिए एक सेशन देना, वो प्लेसमेंट की सर्विसेज दिलवाना, उसकी कॉस्ट लगाना, वो पैसा इंश्योरेंस कंपनीज पे करती हैं। बच्चों की जो शादी होनी है उसको कवर करती हैं। मान लीजिए एक इंसान है, उसने एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो जाती है या उसको डिसेबिलिटी हो जाती है और वो उसके घर पे 60 साल से ऊपर के पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स को भी तो प्रॉब्लम होगी ना, वो भी डिपेंडेंट है उस बच्चे पे, और उनका जो सोर्स ऑफ अर्निंग था वो डिस्टर्ब होगा क्योंकि उनका बच्चा चला गया, भले वो 75 साल के हैं, 60 साल से ऊपर के हैं, तो पेरेंट्स को एक लमसम पैसा देना, ये भी कवरेज आ रही है। देखिए अब हमसे फैमिली तक नहीं है, फैमिली से बच्चों को, बच्चे उसके साथ उनके पेरेंट्स को, सबको कवर कर रहे हैं। एक्सीडेंट होता है तो बहुत जायज सी बात है, हड्डियां टूट जाती हैं, फ्रैक्चर होते हैं, हेयरलाइन फ्रैक्चर नहीं, प्रॉपर फ्रैक्चर, पर्सन कोमा में चला जाता है और हो सकता है 2-2 महीने 4-4 महीने वो कोमा में रहा, तो उसका कवरेज मिलना, आग से उसको से एडवांस और एनहांस्ड कवर देना अलग से वो मिलेगा। रोड और एयर एम्बुलेंस अब कवर होने लग गई है, हॉस्पिटल डेली कैश अवेलेबल होने लग गया है। तो अभी तक यहाँ देखिए आप सब लोग रिकॉल कर रहे होंगे, ये सारी चीजें तो वो बता रहे हैं ये सरदार जी जो हमारे हॉस्पिटलाइजेशन में कवर होती है, मेडिक्लेम पॉलिसी की बातें हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैं मेडिक्लेम पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि जो मेडिक्लेम पॉलिसी में कवरेज हुआ करता था और वो कवर आज एक्सीडेंटल पॉलिसी तक आ गया है, ये सारी चीजें हम एक्सीडेंट पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। एक्सीडेंट हुआ, टांग कट गई, हाथ कट गया, अब उसको प्रोस्थेटिक लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब अगर प्रोस्थेटिक का उसने कवर ले लिया तो ये पैसा उसको अलग से प्रोस्थेटिक के कॉस्ट के लिए मिल जाए, उसको अपने आई हुई जो पहले की बेस सम इंश्योर्ड की जो राशि है उससे उसको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, प्रोस्थेटिक का खर्चा अलग से कंपनी। डेथ हो गई
और किसी दूसरे शहर में डेथ हो गई या दूसरी कंट्री में डेथ हो गई, तो वहां से उसके जो मॉर्टल रिमेन्स है, तो उसका पार्थिव शरीर है, उसको लाना अपने घर तक, इसका खर्चा भी कंपनी देती है। यहाँ तक कि जो फ्यूनरल में एक जस्टिफाइड खर्चा होता है कि उसकी शव यात्रा को अच्छी तरीके से इज्जत पूर्वक लेकर के जाना शमशान घाट तक, या जहाँ पे भी उसका फ्यूनरल होना है, दफन होना है, या जो भी चीज होनी है, वहां तक का खर्च जो आएगा वो भी हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। किसी इंसान को अगर चोट लगी और सिर में चोट लग गई या स्पाइन में चोट लग गई और डॉक्टर ने तुरंत कह दिया साहब इसका सीटी स्कैन होगा, इसका एमआरआई होगा, अब उसमें पैसा कुछ एक्स्ट्रा लगेगा। पैसा तो अगर हॉस्पिटलाइजेशन से मिल गया, उसकी मेडिक्लेम पॉलिसी से मिल गया, अपनी पॉलिसी से मिल गया, या यहाँ कवर लिया यहाँ से मिल गया, या उसके एम्प्लॉयर ने मेडिक्लेम पॉलिसी कराई है वहां से मिल गया, लेकिन अलग से एक छोटा सा और हेड एंड स्पाइनल इंजरी का उसको कवर और मिल जाए। हम और आप देखते हैं खास तौर पे इंडिया में तो अभी फिलहाल कम है, बट बाहर की अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत लोग हैं जो किसी रूप से डिसेबल्ड हो जाते हैं और उन्होंने अपने घर में, अपने गाड़ियों में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस कराई होती है। ऐसी चेयर्स लगाते हैं जो गाड़ी से उतर जाती है, गाड़ी के अंदर चली जाती है, सीट जो है वो पीछे आगे अभी हमारी होती है वो बाहर की तरफ खुल जाती है। घर है तो घर में आपको सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियों की जगह आपको रैंप लगाना, या आपको हो सकता है अगर ऊपर रहते हैं अब आपको लिफ्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह की जो मॉडिफिकेशंस आपको करनी पड़ेंगी इस हादसे के बाद, इस इवेंट के बाद, वो मॉडिफिकेशंस भी इंश्योरेंस कंपनीज अब अपनी पॉलिसी से इसको कवर करती हैं। तो यहां तक हम बात कर रहे थे फीचर्स की। 1 मिनट के लिए मैं छोटा सा पॉज ले लेता, अगर किसी को यहाँ पे कुछ चर्चा करनी हो तो एक बार हम बात कर सकते हैं। देखो मैं आगे बढ़ूं, यहाँ तक ठीक है सबके लिए? कोई एक आधा पर्सन तो अनम्यूट करके थोड़ा बात कर ले, मुझे लगे कि मैं आमने सामने बात कर रहा हूँ। अतुल जैन जी, क्या बहुत अच्छा चल रहा है सर, कैरी ऑन कीजिए, बहुत अच्छा। कैरी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? हम कुछ और बात कर रहे थे और अभी क्या बात हो रही है? एनीथिंग? इंद्रपाल जी नमस्कार। नमस्कार इंद्रपाल जी, मुझे ये पूछना है, जो इलनेस लेते हैं, जो क्रिटिकल इलनेस, इसमें सम एश्योर्ड मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? सर ये राइडर के ऊपर में अभी तक तो देखिए क्रिटिकल इलनेस 2 तरह से हो सकता है। ये क्रिटिकल इलनेस स्टैंड अलोन अवेलेबल है। स्टैंड अलोन अवेलेबल तो मैं जहां तक समझता हूँ 2 करोड़ और 3 करोड़ तक के प्लान अवेलेबल आ गए। प्रीमियम जरूर महंगा होता है, उसमें कुछ कंपनीज में आप जाएंगे तो पता लगेगा साहब आपको वो 10 बीमारियां कवर कर रहे हैं, कुछ लोग 15 बीमारियां कवर कर रहे हैं, कुछ लोग 20 बीमारियां कवर कर रहे हैं। वो बीमारियां बड़ी लिस्टेड होती हैं। क्रिटिकल इलनेस का प्रोडक्ट जो भी आएंगे उसमें लिस्टेड बीमारी है, उसमें कंडीशन होती है कि जैसे ही ये बीमारी किसी को डायग्नोज हुई और वो डायग्नोज होने के बाद उसकी कंडीशन है, हर कंपनी टू कंपनी चेंज करेगी। कुछ कंपनी कहती है साहब डायग्नोज के डेट से वो 30 दिन तक जिंदा रहा, कुछ 28 दिन कहती हैं, कुछ कंपनीज कहती है कि जी हाँ ठीक साहब उसको सिर्फ 1 ही दिन जिंदा रहना है। तो डायग्नोज हुआ, उसकी 1 करोड़ की मान लो पॉलिसी है, और किसी को कैंसर डायग्नोज हो गया और वो 30 डेज सर्वाइव कर गया, लेटर से कि ऐसी कोई कंपनी की हम बात करें जब 30 डेज का क्लॉज है, तो 30 डेज जैसे ही वो सर्वाइव कर गया तो 31st डे पे वो क्लेम डाल सकता है। क्लेम डालने का मतलब है उसकी 1 करोड़ की पॉलिसी उसको 1 करोड़ पे पूरे के पूरे मिल जाएंगे, वहीं के वहीं वो पॉलिसी बंद हो जाएगी और आगे आपको आगे का पे नहीं करना। इंद्रपाल जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे कोई दोस्त हैं, वो 2 करोड़ का लोन ले रहे हैं बैंक से, और बैंक उनको मतलब वो 15 बीमारियां दे दी और उन्होंने बिल्कुल ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये बैंक एश्योरेंस चैनल में प्रोडक्ट अवेलेबल है। बैंक एश्योरेंस देता है, वो कहता है कि ठीक है साहब आप डेथ वेथ की पॉलिसीज तो आपने ले रखी है, आपकी 15 बीमारियां हैं, हमारी 15 बीमारियां आप कवर करिए और हम आपका लोन कंप्लीट कर देंगे। लेकिन अब देखिए क्या है, मेरे पास एग्जैक्टली ऐसा एक केस आया था कोविड के टाइम पे 2020 या 21 में जब सेकंड वेव आई थी, तो वो सर्जन की डेथ हो गई। बहुत छोटा बच्चा था, 32-33 साल का था अभी, और उसकी शादी हो चुकी थी, उसने होम लोन लिया हुआ था। होम लोन में एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है जिसने उसको ये प्रोडक्ट दिया था फाइनेंस के साथ में, और उसमें 15 बीमारियां कवर्ड थी, लेकिन 15 बीमारियों में कोविड कहीं नहीं था, क्योंकि कोविड उससे पहले जाना भी नहीं गया था और कोविड को अभी भी क्रिटिकल इलनेस में लिया नहीं गया है। तो वहां कवर तो नहीं मिला,
लेकिन यस, अगर वो 15 बीमारियों में से कोई एक बीमारी होती, उसको हो जाती और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती, तो जो उसका होम लोन चल रहा था वो होम लोन उसको नहीं देता। अब ये एक हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड ऑन प्रोडक्ट। एक क्रिटिकल इलनेस एज अ राइडर हम अपनी LIC की पॉलिसीज में डाल सकते हैं। वहां पे भी लिमिट है, 50 लाख रुपए की लिमिट है फिलहाल। तो आप अगर सम इंश्योर्ड के बराबर या मैक्सिमम 50,000 के लिमिट में अगर आप क्रिटिकल इलनेस राइडर डाल देते हैं तो वो फीचर हमारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी आ जाएंगे। लेकिन अगर हम आज एक्सीडेंटल की जैसे बात कर रहे हैं तो एक्सीडेंटल में मैक्सिमम राइडर 1 करोड़ रुपए का। तो जो हमारे कस्टमर्स हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी है, जिनकी अर्निंग एलिजिबिलिटी है, जिनका सम इंश्योर्ड 1 करोड़ से ऊपर ऑलरेडी जा चुका है, उनके पास में राइडर ऐड करने का प्रोविजन खत्म हो चुका है। वो तभी ऐड कर पाएंगे जब उनकी पुरानी पॉलिसीज मैच्योर होती चली जाएंगी। रेखा शर्मा जी, आपका हैंड ऊपर है। आप एक मिनट इंद्रपाल जी, मेरी एक और क्वेश्चन, ये इसी में वो 18 साल का लोन है तो सिंगल प्रीमियम में कवर कर रहे हैं, इज इट पॉसिबल? एब्सोल्युटली यस सर, बिल्कुल सर, आप एब्सोल्युटली पॉसिबल है सर। उन्होंने क्या किया है, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी हम भी बेचते हैं ना जी, तो वैसे ही उन्होंने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी बेची। और यहाँ तक ही नहीं सर, वो जो 18 साल का प्रीमियम भी अगर वो मान लो 1 लाख रुपए बनता है, वो 1 लाख रुपए भी वो लोन के ऊपर में इनबिल्ड कर देंगे और उसकी भी वो EMI बन जाएगी। ठीक है, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन वो मान लो 25 लाख का लोन है और 1 लाख रुपए का उसका ये जो प्रोडक्ट है कवरेज का, उसका प्रीमियम बन गया 1 लाख रुपया, तो वो 26 लाख रुपए का लोन बना करके 26 लाख रुपए की EMI बना देंगे। अब आप EMI देते रहिए, अगर इस बीच में कुछ हो गया, इनमें से कुछ इवेंट हो गया तो आपका लोन माफ हो जाएगा, और नहीं हुआ तो आप सर्वाइव कर गए, हैप्पी आपका लोन खत्म हो गया। थैंक इट यू इज पॉसिबल सर, ऐसा कुछ नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, तो एकदम सही है, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। हाँ, थैंक यू। करना आपको क्या चाहिए यहाँ पे सुनील जी, क्योंकि बैंक वाला बेच रहा है, बैंक वाले को नहीं पता कि इंश्योरेंस होती क्या है, उसको सिर्फ एक प्रोडक्ट पता है, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट को अटैच कर रहा है, उसको ऊपर से टारगेट मिला हुआ है कि तुम जितने लोन करोगे उसमें से 50% लोन, 20% लोन में तुमको ये अटैचमेंट करनी है, चिपकाना है। अटैचमेंट को अगर मैं बोलूँ, सीधा वर्ड है हिंदी में चिपकाना, और चिपकाने का मतलब हम समझते हैं। करना क्या चाहिए आपको, बीइंग फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ दैट फैमिली और दैट पर्सन, आप पॉलिसी वर्डिंग्स पढ़िए, नंबर 1। नंबर 2, ये सारी की सारी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी होती हैं, जहां पे ग्रुप इंश्योरेंस में कोई मेडिकल कराने की जरूरत नहीं पड़ती। तो होता क्या है कि वो जब अपनी बुकलेट साइन करा रहे होते हैं, वो 5 साइन अलग से इस इंश्योरेंस के भी करवा लेते हैं बैंक वाले, जहां पे बाद में भरे गए, लेकिन उसमें सवाल है कुछ, वो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। वो माना जाता है कि आपके वो सारे सवाल हेल्थ से रिलेटेड वाले नो हैं, तो वो पॉलिसी तो इशू हो जाती है, पर्सन से पूछा भी नहीं गया। लेकिन अगर क्लेम आएगा सर, तो क्लेम में बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन भी होगी, उसकी पास्ट हिस्ट्री भी देखी जाएगी। अगर देखा गया कि जिस दिन उसने लोन लिया उस समय उसको डायबिटीज थी, उसको BP था, उसको हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई थी, उसका कोई कोलेस्ट्रॉल था, उसकी हेल्थ कंडीशन में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यस वाले सवाल थे जो उसने अनआंसर किए एट द टाइम ऑफ बाइंग दैट पॉलिसी थ्रू दैट लोन। बट क्योंकि लोन देने वाली संस्था अलग है, उसको इंश्योर करने वाली संस्था अलग थी, भले फॉर्म एक ही जगह एक ही बार भरा गया, लेकिन इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम डिनाई कर सकती है, करती है और करेगी भी। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ क्या है, हम लोग जब इंश्योरेंस बेचते हैं तो हम हेल्थ पूछते हैं, क्योंकि हम इंश्योरेंस बेचने वाले लोग, जो लोन बेचने वाले लोग होते हैं वो लोन बेचने जाते हैं, वो इंश्योरेंस बेचने नहीं जाते, वो इंश्योरेंस को एज अटैचमेंट बेचते हैं। इसलिए वो कहते हैं बस सर आपको कुछ भी नहीं करना है, 3 साइन कर दीजिए, आपका इंश्योरेंस भी इसी में हो जाएगा, आपको कल को कुछ हो गया तो वो मिल जाएगा। लेकिन प्लीज बी श्योर, आई हैव सम केसेस विद मी जहाँ पे लोन लिया गया, पॉलिसी बेची गई। जी, हमारा ये प्रेजेंटेशन में अभी कितना टाइम रह रहा है? मैं और 5 से 6 मिनट, 5 मिनट में आप पहले प्रेजेंटेशन कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर बाद में ले लेंगे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हाउ मच टू सेल। मैं पर्सन की पेइंग कैपेसिटी एडवाइस करता हूँ कि आप उसकी पहले अर्निंग कैपेसिटी, उस अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से जितना उसको मल्टीप्लायर के हिसाब से आप उसको मैक्सिमम सम इंश्योर्ड दे सकते हैं, उतने का प्रीमियम ही उसको प्रपोज करिए और मैक्सिमम बेचिए।
अगर फिर कोई प्रोडक्ट 10 करोड़ का बिक रहा है, अवेलेबल है मार्केट में, उसकी ITR के बेस पे वो 10 करोड़ ले सकता है, 10 करोड़ का प्रीमियम भर सकता है, भरने को तैयार है, तो सेल हिम दी मैक्सिमम। वो जीवन श्री वाला काम नहीं करना है कि मिनिमम 5 लाख की पॉलिसी थी तो 5-5 लाख की पॉलिसी बेच रहे हैं। सेल हिम दी मैक्सिमम। आज कमाने का समय है। जैसा अतुल जी ने बोला, बड़े चेक उठते हैं, बड़े चेक तभी उठते हैं जब आप मैक्सिमम बेचते हैं और आप इकट्ठा 3 साल तक का प्रीमियम आजकल इंश्योरेंस कंपनीज में, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में आप ले सकते हैं। उसमें उसको डिस्काउंट मिलता है कस्टमर को सेकंड और थर्ड ईयर पे, और एक ही बार उसको पैसा देना है। 3 साल की पॉलिसी हो जाती है। 3 साल की पॉलिसी पे उसको भी हर साल पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस 3 साल बाद देंगे। आपके लिए और हमारे लिए भी अच्छा है कि आप इकट्ठा प्रीमियम फर्स्ट ईयर में 3 साल का इकट्ठा ले लेते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी भी फर्स्ट ईयर पे ही काउंट करती है, तो आपको पे आउट भी जो देती है वो 3 साल का इकट्ठा फर्स्ट ईयर का ही देती है। अगर आप 1-1 साल का पैसा लेंगे तो फर्स्ट ईयर तो फर्स्ट ईयर मिलेगा, बाकी में रिन्यूअल मिलेगा। तो आपका इंसेंटिव जो है सेकंड और थर्ड ईयर का, वो भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए सर, मैंने अभी क्या कहा, अर्निंग एलिजिबिलिटी। आज के टाइम पे हम और आप 50 लाख रुपए की क्या किसी एक इंसान को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सकते हैं जो नहीं कमाता? अगर हम लिखते हैं साहब कुछ नहीं कमाता, नॉट अर्निंग, लेकिन हम साथ के साथ कहें कि जी अर्निंग तो नहीं है लेकिन उसको 50 लाख की पॉलिसी दे दो, तो नहीं मिलेगी उसको। लेकिन पर्सनल एक्सीडेंट प्रोडक्ट में अब कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने ये प्रोविजन कर दिया है कि इवन नॉन अर्निंग मेंबर को हम अप टू 50 लाख रुपए का कवर दे सकते हैं। तो ये कवर बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां भी आप इस एरिया में छोड़ा हुआ है, आप 50 लाख रुपए तक तो हर इंसान को कवर कर ही सकते हैं टुवर्ड्स एक्सीडेंट। दैट्स इट सर, यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो जाता है। मैंने आप लोगों से TTD की बात करी, तो TTD की बात करता हूँ। जहाँ 50 लाख की अर्निंग की बात करिए, तो आज के डेट में पहले आपको हमको याद होगा, हम 5,000 रुपए पर वीक का कंपनसेशन की बात किया करते थे एक जमाना पहले। वो मैक्सिमम लिमिट होती थी कि जितने का भी मर्जी कवर ले लीजिए, 50,000 रुपए पर हफ्ते से ज्यादा नहीं देंगे, यानी कि 20,000 का महीना। वो बंदा कहता था यार मैं तो 2 लाख रुपए महीना कमाता हूँ और मैं बेड रिटर्न हो गया, तो तुम तो मुझे 20,000 रुपए दोगे महीने का, क्या फायदा यार, बेकार है ये। नॉट ओनली वहां तक बेकार, उस समय आपको प्रूव करना पड़ता था कि उस पर्टिकुलर पीरियड में उसका इनकम का लॉस हुआ है। आपको वो पेपर सब्सटेंशिएट करने पड़ते थे क्लेम के साथ कि यस उसको 4 हफ्ते में 20,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है, तब इंश्योरेंस कंपनी 20,000 देती थी। अब कंपनीज ने अच्छा किया है, उन्होंने कहा अंडर राइटिंग एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पॉलिसी, यानी कि जब आप पॉलिसी खरीद रहे हैं तो हम उस समय आपसे सब कुछ अंडर राइटिंग करेंगे। ये होता है। तो आज आपकी अर्निंग कैपेसिटी ली जाती है, आज ही आपसे ITR ली जाती है, और अगर हमने आपको 1 लाख कवर दे दिया टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट का, जो मैक्सिमम 1 लाख रुपए पर हफ्ता ले सकते हैं, यानी कि 4 लाख रुपए महीना हो गया। 4 हफ्तों का अगर महीना में गिनेंगे तो 1 लाख रुपए महीने तक का आप टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट ले सकते हैं। पॉलिसी कंडीशन बड़ा क्लियरली लिखती है कि एट द टाइम ऑफ क्लेम आपको सब्सटैंशिएट नहीं करना पड़ेगा कि आप उस समय 4 लाख कमाते थे या नहीं कमाते थे। आपने जब पॉलिसी ली थी, जितने का आपने मल्टीप्लायर लगाया था उस समय आप कमाते थे, और पॉलिसी लेने के बाद अगर आपके साथ कोई इवेंट हुआ और इवेंट में आप डिसेबल हो गए, तो 1 लाख रुपए पर वीक का डिसेबलमेंट का कवर आपको मिलना है, तो मिलना है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सिर्फ आपको मेडिकल पेपर्स में वो प्रूव करना है कि वो आपका हादसा हुआ एक्सीडेंट की वजह से और आपको डॉक्टर ने बेड एडवाइस किया हुआ है। मेरे तरफ से ऑलमोस्ट कंप्लीट है सर। थैंक यू इंदर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के सेशन के लिए। और आपने जो पर्सनल एक्सीडेंट के बारे में आज जो इन्फॉर्मेशन बताई वो बिल्कुल आई ओपनिंग थी। मैं भी 25 साल के आसपास इंश्योरेंस में, जनरल इंश्योरेंस में डील करते हुए हो गए, लेकिन उन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे आज आपके थ्रू पता लगी, क्योंकि हम जो काम करते हैं हम उसी में ही आगे कंटिन्यू रखते हैं। मैं अभी हमारा क्योंकि ऑलरेडी 9 बज चुके हैं और अभी हमारे पास क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन के लिए टाइम नहीं है। मैं अपने अजय त्यागी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं इंदरपाल बिंद्रा जी का मेल आईडी आप प्लीज चैट बॉक्स में कर दीजिए। जो भी मेंबर्स जिनके क्वेश्चंस हैं वो उनको अपने मेल पे अपने क्वेश्चंस डाल दीजिएगा। इंदरपाल जी जब अवेलेबिलिटी होगी वो आपको जवाब जरूर देंगे, कंफर्म जवाब आएगा आपको इंदरपाल जी की तरफ से। बट आप थोड़ा सा पेशेंस रखना कि आप उनको थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, क्योंकि उनकी व्यस्तता बहुत रहती है कि बड़े कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, बड़े क्लाइंट्स से मिलते हैं, क्यों जो बड़े 100 करोड़ 200 करोड़ के जो ऑनर्स होते हैं उनसे उनकी 1-to-1 रिलेशनशिप रहती है, तो पर्सनली काफी ऑक्युपाइड रहते हैं। तो आप प्लीज अपना जो भी आपको क्वेश्चन है, मैं इंद्रपाल जी को अजय जी को बोल रहा हूँ कि वो इसमें अपने चैट बॉक्स में उनकी मेल आईडी डाल दें। स्क्रीन पे लिखा है, उनकी स्लाइड पे लिखा हुआ है, स्लाइड पे भी लिखा, आप उनकी पिक कर लीजिए, एक पिक्चर पिक कर लीजिए, उनमें
मोबाइल पे आप प्लीज फोन मत कीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डायरेक्ट फोन मत कीजिएगा, आप उनको मैसेज करके जोड़िएगा कि भाई आई वुड लाइक टू टॉक, और जब भी वो अवेलेबिलिटी होगी आपसे बात करेंगे। लेकिन आप डायरेक्ट फोन मत कीजिएगा, कि उसमें ये होता है कि ऑक्यूपेंसी मीटिंग में बिजी रहेंगे और फोन नहीं लेंगे, फिर आपको ये लगेगा कि यार फोन तो लिया नहीं। अब मैं आज का सेशन वाइंड अप करने से पहले मैं अजय त्यागी जी को इनवाइट करता हूं कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए अजय त्यागी जी को बुलाता हूं। प्लीज अजय त्यागी जी, ओवर टू यू। थैंक यू अतुल जी। और एफपीआरटी में उपस्थित, आज के सेशन में उपस्थित सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे पहले तो आप ही का धन्यवाद है कि आप आते हैं तो ये सेशन सक्सेसफुल होता है। हमें अच्छा लगता है जब हाउसफुल हो जाता है 8-10 से पहले, और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है कि हम और कुछ वैल्यूएबल चीजें आपको डिलीवर करें। और आज का इंद्रपाल जी को थैंक यू कहने के लिए तो मैं कहूँगा, मेरे को ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। मेरे तो वो आप एक बचपन, मतलब लंगोटिया यार तो नहीं है पर उससे कम भी नहीं है, और नॉलेज का तो खजाना है। जिस हिसाब से वो काम करते हैं और जितने वो व्यस्त रहते हैं उस हिसाब को देखते हुए, और उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे, परसों उनसे बात हुई और आज वो अवेलेबल है हमारे लिए, तो ये रियली ये एफपीआरटी के ऊपर उनका आभार है। और जितने भी पार्टिसिपेंट, आज 100 पार्टिसिपेंट थे जो उसको सुन पाए हैं, उनके लिए तो रियली ब्लेसिंग है उनकी, क्योंकि 50 के हो चुके हैं तो बहुत सारे ज्यादा जूनियर हैं तो ब्लेसिंग्स ही है। और किस किस तरह से बड़े बड़े प्रीमियम उठाए जा सकते हैं जनरल इंश्योरेंस में, ये वास्तव में रिमार्केबल है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंद्रपाल जी, आपका धन्यवाद तो है ही, पर यहाँ पर एफपीआरटी पर जब भी आप हमें जरूरत पड़े तो आप अपना टाइम निकाल लीजिएगा। जब भी हम बुलाएं आप हमें यहाँ अपनी ब्लेसिंग्स, अपने शेयरिंग करने के लिए आ जाइएगा। आपका बहुत बहुत आभार है। साथ ही मैं अपनी भी एक बात रखना चाहता हूँ कि हमने जनवरी के फर्स्ट वीक में एक लिस्ट बनाई थी, लोगों से ओपन हाउस में रखे थे, टारगेट लिए थे, और मैंने कहा था कि मैं उनका मतलब एक हिसाब रखेंगे हम उनके, वो मैंने लीड आया है, वो हमारे साथ शेयर करेगा, लेकिन हम हिसाब रखेंगे। मैं क्लियरली बोल देना चाहता, जो एफपीआरटी के मेंबर हैं उन्हीं का, जिनकी मेंबरशिप नहीं है काइंडली वो कष्ट ना करें भेजने का, क्योंकि और फिर मैं उनसे बात करूंगा 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। धन्यवाद इंद्रपाल जी, धन्यवाद सभी गेस्ट और पार्टिसिपेंट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अजय भाई। बहुत मैं एक 30 सेकंड्स लेना चाहता हूँ। हाँ जी प्लीज, इंद्र भजिया प्लीज। मैं इससे पहले एफपीआरटी में 2020 8 मई को आप लोगों ने मुझे एक चांस दिया था कुछ बात करने का। उसमें मैंने कुछ हेल्थ इंश्योरेंस की बातें सबके साथ करी थी, और उसमें मैंने एक बात और करी थी कि कैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से भी पेंशन प्लान बेच सकते हैं। उसमें मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा प्रतिक्रिया कि मेरे किसी भाई ने ये काम किया या नहीं किया, या भूल गए उस बात को। इंदर भाई, शायद जो बातें आपने करी थी उन बातों को ऐसा कोई भूलता तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन यह जरूर होगा कि वो सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है और फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं काम करेंगे, क्योंकि आपके रिजल्ट मिलेगा। हाँ, आपकी बात से मैंने तो जब आपने मेडिक्लेम वाला सेशन लिया था उससे मैंने काफी अच्छे से उस पर आगे प्रोसेस किया, और मेरे ख्याल से एलआई का भी मैंने एक अच्छा प्रीमियम उठाया है एक साल के अंदर, लास्ट ईयर के अंदर। तो बस ये यदि बात करें कि हमने मतलब वो पार्ट ऑफ जब जो भी चीज हम सीखते हैं ना, जो स्पीकर होता है वो अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें देता है, लेकिन ये जो सुनता है उसको उसके ऊपर होता है वो कितनी चीजें उसमें से ले पा रहा है। तो हर जैसे आज आपने आज ये पर्सनल एक्सीडेंटल आज का सेशन था, ये मेरे लिए थोड़ा सा ये आज डिस्टर्बिंग रहा कि मेरा इंटरनेट बहुत परेशान करता रहा। मैं 3-4 बारी बाहर अंदर आया। बस अच्छी बात ये रही कि मुझे एंट्री मिल गई, क्योंकि 100 फुल हो चुके थे ऑलरेडी। उसके बावजूद भी कई चांस की बात थी जब मैं निकला और वापस एंट्री ले पाया। तो ये है कि जो भी स्पीकर यहाँ पे बताता है उसमें लोग डेफिनेटली यहाँ पे एफपीआरटी में जितने भी मेंबर्स हैं उसको फॉलो करते हैं और उसमें उनको गेन तो मिलता है। और आपका जो आज का सेशन था वो वाकई में अजय त्यागी जी ने बहुत बढ़िया आपके बारे में बोल ही दिया कि और आपके पास नॉलेज का खजाना है, क्योंकि आपकी हमारी दोस्ती बहुत पुरानी हो चुकी है। और हम जब भी कभी जनरल इंश्योरेंस में फंसते हैं तो शायद पहला कॉल हमें याद आप ही का नाम आता है। और इसमें मैं एक छोटी सी बात एक ही लाइन में बोल देना चाहता हूँ सबके लिए। सर, मैं माँ के पेट से ना कुछ भी सीख के नहीं आया था। मेरे पास ये खजाना जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं वो सिर्फ कब आया, जब मैंने एक आदत बना दी
कि चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, मैं कॉमा फुल स्टॉप तक भी पढ़ता हूँ, कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं छोड़ता हूँ, पढ़ता हूँ, पूरा ढंग से पढ़ता हूँ, एक बार पढ़ता हूँ, 2 बार पढ़ता हूँ, 4 बार पढ़ता हूँ, जब तक इस दिमाग में बैठ नहीं जाती चीज तब तक पढ़ता हूँ। और उसका कारण ये रहता है कि जब मेरे किसी कस्टमर का क्लेम नहीं मिलता ना, तो मैं उस क्लेम हेड तक को बोलता हूँ, बॉस कंडीशन नंबर इसके हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। और मेरे लफ्ज होते हैं कि देना पड़ेगा, क्योंकि हमने से प्रीमियम लिया है, हम और फिर देते भी हैं। इस चीज के लिए हम ब्लेस्ड है कि हमारे पास इंद्रपाल है और हमें पढ़ने की पढ़ो सर, आप लोग पढ़ा नहीं, करो, हमें पॉलिसी पढ़ने की बड़ी इसलिए पढ़ा। जरूरत नहीं पड़ती, हम इंद्रपाल जी पढ़ते हैं और हम उनसे नहीं, उनका फायदा उठाते हैं। नहीं, ठीक बात है? तो सही है, पढ़ो। लेकिन चलो, उसके ओके। बावजूद भी इंद्रपाल जी ने मेरे, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में उन्होंने जब भी कोई सर्कुलर आता है, हम लोगों को भी वो यही बोलते हैं कि आप ना सर्कुलर को पढ़ो, समझो, क्योंकि देखो ये बात बिल्कुल सही है। आज मैंने भी यदि जनरल इंश्योरेंस के अंदर या हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर थोड़ा सा अच्छे से काम किया या ओरिएंटल की पॉलिसी में बहुत अच्छे से काम किया, तो ओरिएंटल की प्रोस्पेक्टस मेरे पास A to Z मेरे पास ट्रिप्स पे है, तो हमने काम किया। और ये बिल्कुल सही है, जो जनरल इंश्योरेंस के अंदर लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी जो भी आप काम कर रहे हैं ना, पहले आप उसकी नॉलेज अपडेट करें। यदि आपने किसी को मिससेलिंग कर दी या लैक ऑफ नॉलेज की तरह से कोई पॉलिसी वर्कआउट कर ली, तो फिर आपको जब उसके क्लेम्स आएंगे ना, आपको झेलना मुश्किल हो जाएगा, क्लाइंट को आपको जवाब नहीं होगा, और क्लाइंट फिर अपनी वाली पे आ गया तो फिर आपको कहीं पे भी ले जा सकता है। तो प्लीज अपने आप को, जो इंद्रपाल जी का आज का जो सेशन का जो गुरु मंत्र है वो ये है कि जो भी आप सेल आउट कर रहे हो ना, उस प्लान को, चाहे बेशक वो फायर पॉलिसी बेच रहे हैं, चाहे बेशक आप मेडिक्लेम बेच रहे हैं, चाहे बेशक पर्सनल एक्सीडेंट बेच रहे हैं, पहले उसकी डेप्थ नॉलेज तक जाइए, वो आपको समझ आनी चाहिए कि इसमें क्या क्या फीचर्स है। ठीक है, उसके बाद आप अपना सर्कआउट कीजिए। तो आज के सेशन के लिए इंद्रपाल जी, फिर मैं आपकी आरटी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये तो इस बात का अधिकार रखता हूँ कि जब हमें जरूरत होगी हम आपको अपने साथ पाएंगे। ठीक है, इस बात का अधिकार रखता हूँ, क्योंकि आप हमारे उम्र में छोटे हैं, तो बड़े भाई होने का फायदा उठा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो शांति पाठ लेकर